जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। एक बार फिर से एक अच्छी न्यूज़ और खूबसूरत न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न को से बनने वाले ऐसी न्यूज़ को हम लेकर आए हैं आपके सामने अपने उसी समय पर, उसी रेगुलर टाइम पर। जो लोग हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनका भाई बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, सहायता दें अपनी और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें ओजांग टाइम्स के लिए। चलिए शेयर कर दें अपने अपने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक भी कर दें, और जो लोग पहली बार आए हैं तो भाई वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी जरूर बजा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज जो हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि इजिप्ट ने लगाई मदद की गुहार। तो ये कैसी गुहार है? मोदी पहुंचे इजिप्ट। हम पिछले कुछ दिनों से इस बात पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि कैसे इजिप्ट जो है कहीं ना कहीं चीन की ओर टिल्टेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अंततः जब भी हम अपने पुराने दोस्तों को तकलीफ में देखते हैं तो उसको हम सहायता देने पहुंच जाते हैं। हम पिछले कई सेशंस में इस बार जिक्र कर चुके हैं कि जो मोदी जी हैं या भारत है, भारत अपने पुराने रिश्तों को सहेजने में कितना अच्छा एक देश बनकर पूरे विश्व में उभरा है। ठीक उसी तरह से इजिप्ट जो कि हमारा एक पुराना दोस्त है, आज वो जब तकलीफ में हमें दिखाई देता है, कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जब तकलीफ में होता है तो कभी कभी गुमराह हो जाता है। उसी तरह से इजिप्ट के बारे में भी हमें ऐसा सोचने और देखने को मिल रहा है। इजिप्ट ने G20 मीटिंग का कश्मीर में जो हुआ उसका विरोध किया, लेकिन अंततः भाई है तो अपना दोस्त ही। क्योंकि हम वसुदैव कुटुंबकम पर बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना पर बात करते हैं, तो सभी जो हमारे मित्र देश हैं या विश्व में कोई भी देश जो मित्र बनना चाहे या ना बनना चाहे, अगर वो तकलीफ में है तो हम उसे सहायता देने से पीछे नहीं हटते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों के लिए एक सूचना कि भाई गुरुकुल बैच जो हमारा फर्स्ट बैच है वो हाउसफुल हो चुका है। ओजांग IAS एकेडमी पर चलने वाला फर्स्ट बैच हाउसफुल हो चुका है, और इस बैच का जो सेकंड स्वरूप है 2.0 वो जल्द ही शुरू हो जाएगा 3 जुलाई से। तो भाई जो भी कैंडिडेट चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना वो रजिस्ट्रेशन करा ले फटाक से। 100 छात्रों के लिए जगह खाली है मात्र। इसमें क्लासरूम फैसिलिटीज प्रोग्राम दिया गया है, और इसके साथ साथ मेंटरशिप भी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी परीक्षा के लिए। किसी भी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एक अच्छे मार्गदर्शक का सानिध्य, एक ऐसा सानिध्य, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको एक ऐसी राह दिखा सके जिससे आप अपने टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। इसके साथ ही लाइब्रेरी से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलने वाली हैं, जो कि शांति प्रिय तरीके से शांत जगह पर आप बैठकर अपने क्लास प्रोग्राम में कराए गई सारी एक्टिविटीज को अच्छे से रिवाइज कर सकें। और जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनने वाला है। हमें लगातार पढ़ते नहीं रहना है, हमें पढ़ाई के साथ साथ उसको रिवाइज भी करना है, और उन सब चीज़ों का मार्गदर्शन आपको मिलता है मेंटरशिप के द्वारा। क्लासरूम में डाउट्स क्लियरेंस, मेंटरशिप में ही आपके डाउट क्लियर मेंटर्स आपको दिए जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कुछ सभी जो पढ़ाई के दौरान होने वाली जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को हल करने के नए नए तरीके आपको बताए जाएंगे। तो इस नंबर पर, जो नंबर आपको शो हो रहा है यहाँ पर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसमें 100 छात्र वही एडमिशन लेंगे जिनकी काउंसलिंग ओजांग सर के द्वारा की जाएगी। उनको लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे गुरुकुल के लिए परफेक्ट है, हमारे गुरुकुल की मर्यादा और उसके साथ साथ जो हमारे गुरुकुल का, हमारे दिमाग में जो हमने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि इस गुरुकुल बैच से, ओजांग IAS एकेडमी के इस गुरुकुल बैच से हम मैक्सिमम ऑफ नंबर्स कैंडिडेट सफल बनाएंगे, उस इम्तिहान में वो पास हो सके, तो उसकी काउंसलिंग ओजांग सर के द्वारा की जाएगी और उसको इस गुरुकुल की कक्षा में स्थान दिया जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, जो मार्गदर्शक है एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, बेहतरीन मार्गदर्शक होना चाहिए, और इस गुरुकुल में एक अच्छे मार्गदर्शक, एक प्रधान आचार्य, प्रधान गुरु के रूप में ओजांग सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। और पहला बैच पूरी तरीके से फुल हो चुका है, सेकंड बैच 3 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो आपके पास समय सीमित है, जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर कि भाई
क्या ऐसी न्यूज आई जिसकी वजह से आज हमें देखना पड़ रहा है कि इजिप्ट कहीं ना कहीं परेशानियों में जूझ रहा है? तो भाई अभी एक न्यूज हमें देखने को मिलती है कि इन इजिप्ट द प्राइजेस ऑफ ग्रेन हैव डबल्ड सिंस द वॉर ऑफ यूक्रेन। भाई यूक्रेन गेहूं का एक अच्छा उत्पादक है, अनाज का एक अच्छा उत्पादक देश है। अब वहां जब से युद्ध छिड़ा है, रूस ने जब से बमबारी वहां करनी शुरू की है, तो इजिप्ट में अनाज के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये क्यों? क्योंकि जैसे वीट है एंड जो गेहूं है उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि मुख्य रूप से इजिप्ट जो था गेहूं का आयात यानी कि इंपोर्ट जो है वो यूक्रेन से करता था। लेकिन अब यूक्रेन उस स्थिति में नहीं है कि वो गेहूं का उत्पादन कर सके। तब यहाँ पर जो अलग देशों से आ रहे हैं या वहाँ पर जो स्टोरेज में रखा हुआ सामान है यानी कि लिमिटेड गेहूं है, उसके रेट अपने आप ही बढ़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा सा है कि जब वस्तुओं का डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो, और डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो यहां पर सीधी सी बात है उसके मूल्य में प्राइजेस में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं देश में। तो अब कहीं ना कहीं इजिप्ट खाने के लिए परेशान हो सकता है, आटे के लिए परेशान हो सकता है, जैसा हमें पाकिस्तान में देखने को मिला था। लेकिन हम अपने पुराने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इस चीज को देखते हुए हम इस चीज को देख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि जो अगली न्यूज आ रही है वो यही आ रही है कि मोदी जी अमेरिका की यात्रा करेंगे और अमेरिका की यात्रा के बाद मिस्र की यात्रा पर भी पहुंचेंगे। क्योंकि हमारे लिए, भारत के लिए जो अल सीसी का देश है यानी कि जो इजिप्ट है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। हम किसी देश को अपने से छोटा, गरीब या कमजोर, लाचार नहीं मानते। हमारा जैसा एक अस्तित्व है, हम सभी देशों का अस्तित्व उसी प्रकार से मानते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी 21 जून को अमेरिका की यात्रा पर हैं। 6 दिवसीय यात्रा है इनकी, विदेश यात्रा है। उसमें से एक यात्रा मिस्र की भी है कि हम मिस्र में पहुंचे और बात करें मिस्र से, अल सीसी से, कि भाई क्या बात हो गई जो कि हमारी एक प्राचीन सभ्यता जो इतने लंबे समय से जुड़ी आ रही है उसमें दरारें क्यों पड़ने लगी। प्राचीन सभ्यता, अब यहां पर इस चीज से समझिए कि जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले कुछ सिविलाइजेशंस की बात आती है। किसकी बात आती है? सिविलाइजेशंस की बात आती है। सिविलाइजेशन यानी कि हिंदी में सभ्यता बोलते हैं। तो मुख्यतः विश्व में अगर सभ्यताओं को देखा जाए, विकसित सभ्यताओं को देखा जाए, तो उसमें से एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद या इसके समकालीन जो सभ्यता रही, इजिप्ट में रही, जो कि मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता काफी प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो कि ये नील नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता थी। इनके बीच व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि भारत और मिस्र के बीच जो संबंध है वो कोई अब का नया संबंध नहीं है। ये दोनों देश कोई अभी नए देश नहीं है, ये प्राचीन देश है। और इनके बीच जो संबंध है वो प्राचीन पुरातन काल से बनी हुई आ रही है। चाहे वो मिस्र की सभ्यता के समय और सिंधु की सभ्यता के समय व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध रहे हों, या आधुनिक भारत और आधुनिक मिस्र के बीच में बनने वाले संबंध रहे हों। तो एक अच्छे मित्र की तरह हम जो हैं यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो मोदी जी के दौरे के ऊपर एक दृष्टि डाल ली जाए थोड़ी सी, तो क्या है कि भाई 21 जून को मोदी जी यूएन मुख्यालय के इंटरनेशनल योगा डे में शिरकत लेंगे। तो ध्यान रखना है योगा डे कब आ रहा है भाई? 21 जून को योगा डे आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाएगा। तो भाई सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारा कि सभी लोग जो है योगा जरूर करें, मेडिटेशन करें। काहे के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अरे हमने पूरा विश्व को योग दिया है, अरे कम बात है, कोई निरोग रहने का एक साधन दिया है, बिना दवाई के, बिना टाका के, बिना ऑपरेशन के,
है ना, योग दिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन भी होता है, जरा ज्योग्राफी का टर्म आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जून को मोदी जी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे और मोदी के सम्मान में वहां पर रात्रि भोज रखा गया है, यानी डिनर भी रखा गया है। वहीं 22 जून के क्या होगा कि कांग्रेस में साझा सत्र को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का है ये, कांग्रेस भारत की कांग्रेस पार्टी नहीं है ये क्या है, अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका का जो संसद है उसको क्या कहा गया है, उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो उसको संबोधित करेंगे। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री किसी अमेरिका के संसद को यानी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। वहीं 23 जून को अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे, जो कि भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ की, अमेरिका की। ये भी अपने लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। फिर उसके बाद जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, 24 जून को मिस्र पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। तो ये बाद में ऐड किया गया। जब हमने मिस्र को देखा, अपने पुराने दोस्त को तकलीफ में देखा, तो हमने क्या किया कि भाई ऐड कर लो, जरा घूम के आते हैं। मोदी जी ने कहा चलो घूम के आते हैं, अपनी फ्लाइट जो है वहीं से उधर को उधर मोड़ लेना है, अमेरिका से उधर ही मोड़ लेना है। ठीक है, तो इस चीज पर हम लोग चर्चा करते हुए चले गए। तो ये एक पूरा प्लान है मोदी जी का कि मोदी जी कहाँ कहाँ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत के और मिस्र के रिश्तों की बात करें तो 2023 का, ज़्यादा पुराने 2023 का जो गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे के मौके पर मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अल सीसी, ये भारत आए थे। और उस दौरान इन दोनों देशों की जो एक दोस्ती थी उनको आगे बढ़ाने के लिए अहम समझौते भी हुए थे इन दोनों के बीच में। और इस पर कई समझौते और कई बातों पर सहमति भी बनाई गई थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमें जरूरत क्यों है, इन दोनों देशों की जरूरत क्यों है, भारत क्यों जरूरी है मिस्र के लिए इस समय वर्तमान में। जहां अगर हम देखें तो दशकों तक भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, वहीं अब भारत रक्षा के क्षेत्र से जुड़े उपकरण और हथियार खुद ही बना रहा है और उसे कम से कम 42 देशों को बेच भी रहा है। और इस मामले में मिस्र भी एक खरीदार के रूप में हमारे हथियारों को खरीदे, ऐसे रूप में भारत मिस्र को देखना चाहता है। और मिस्र भी चाहता है कि वो भारत से खरीदे, क्योंकि भारत एक इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से समझौते के अनुसार भारत और मिस्र, या मिस्र जो है हमसे अगर कोई रक्षा सौदा करता है या कोई व्यापार कर रहा है तो वो रुपए में कर सकता है, क्योंकि मिस्र के पास विदेशी मुद्रा भंडार में बड़े पैमाने पर कमी देखी गई है। तो जब विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर या यूरो इत्यादि ये मुद्राएं उसके पास नहीं हैं तो वो अन्य देशों से व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन हमने रास्ते खोले हैं कि वो रुपए में व्यापार कर सकता है, आए और हमसे रुपए में चीजों खरीद सकता है। इसके साथ ही मिस्र जो है अपने यहाँ आईआईटी की तरह पर जो है अपने यहाँ भी स्कूल खोलना चाहता है या कॉलेजेस खोलना चाहता है। और जहां मिस्र को शिक्षा, आईटी, रक्षा, इन सब क्षेत्रों में भारत की जरूरत है, वहीं भारत के लिए मिस्र भी जरूरी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, मिस्र भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अफ्रीका में निवेश का ये रास्ता है, हमें ध्यान देना चाहिए। मिस्र जो है एक अफ्रीकी देश है, नॉर्थ अफ्रीकी देश है, और स्वेज कैनाल एक इंपॉर्टेंट कैनाल है वहां पर। इसको लेकर भी मैंने एक सेशन किया था, उसमें एक नए रास्ते की भी चर्चा मैंने की थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ अफ्रीका में निवेश का, अफ्रीका में जाने का एक रास्ता है, एक इन्वेस्टमेंट करने का एक रास्ता खुल सकता है अगर हम मिस्र के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। और इसके साथ ही मिस्र पश्चिम एशिया के साथ संबंध तो रखता है और उसके साथ साथ अफ्रीका की राजनीति में भी एक बहुत ही मजबूत देश के रूप में उभर कर आया है। अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले अगर हम देखें तो अफ्रीका का अपना एक अस्तित्व है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि G20 में मिस्र ने कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई मनाही की या हमारा विरोध किया, लेकिन हम दिल पर नहीं लगाते हैं। वसुदैव कुटुंबकम है भाई, वो एक वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात हम लोग कर रहे हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो मिस्र में शिक्षा की स्थिति बहुत ही, अगर हम कहें तो बदहाल है, और वो भारत से मदद चाहता है।
इस चीज को समझना है कि मिस्र लगातार जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाह रहा है और वो भारत की शिक्षा व्यवस्था के तर्ज पर अपने यहाँ शिक्षा में बदलाव करना चाह रहा है। वहीं उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में अभी भी मिस्र मजबूत सैन्य ताकत के रूप में बना हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं मिस्र के साथ एक अच्छी रिश्तेदारी को बनाकर रखना पड़ेगा और हमें रखना भी चाहिए। हम क्यों चाहें किसी के साथ दुश्मनी करना। फिर भी जिस तरह से विकास इजराइल में हो रहा है, क्योंकि भाई मिस्र और इजराइल जो है एक दूसरे के दुश्मन के रूप में विश्व में देखे जाते हैं, एक दूसरे के काउंटर पार्ट के रूप में यहां पर देखे जाते हैं। तो इजराइल में जो विकास हो रहा है उस तरीके की बराबरी मिस्र नहीं कर पा रहा है। अब चूंकि नहीं कर पा रहा है इसलिए मिस्र को जो है सैन्य मदद की जरूरत है, सैन्य मदद चाहिए। और मिस्र रक्षा सेक्टर में भारत से काफी कुछ चाहता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, क्योंकि भारत लगातार नए नए तरीके के नए नए प्रकार के हथियारों का उत्पादन कर रहा है, उपकरण का विकास कर रहा है, नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहा है। तो इस मामले में जैसा हमने पीछे देखा कि विश्व के 42 देशों को भारत अब अपने यहाँ बने हुए हथियारों को बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं इजराइल से एक टक्कर लेने के लिए या कह सकते हैं कि उसका सामना करने के लिए मिस्र भी चाहता है कि उसको भारत से कुछ मिले रक्षा सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में, रक्षा सेक्टर में उसे कुछ मिले तो अच्छी बात है। हमें एक व्यापारिक साझेदार भी मिल रहा है, एक प्राचीन दोस्त भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम मिस्र और भारत के संबंधों पर एक नजर डालें तो 18 अगस्त 1947 में राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी भारत और मिस्र के बीच में। दोनों ही देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट उस समय शुरू किया गया। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने विश्व युद्ध को देखते हुए, जो विश्व युद्ध हुए विश्व में, उनको देखते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रस्ताव विश्व के सामने रखा। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई एक गुट नहीं बनेगा और गुट बनकर किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा, किसी दूसरे देश की संप्रभुता को हानि नहीं पहुंचाएगा, यानी कि कोई भी देश एक गुट बनाकर युद्ध ना करे। ये चीजें यहां पर देखने को मिली। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो कि हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, इसको लेकर मेंस में भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि वर्तमान में नॉन अलाइंड मूवमेंट की क्या प्रासंगिकता रह गई है या गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या रह गई है, चर्चा कीजिए। कुछ इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि एक संस्थापक सदस्य, यानी कि जिस समय भारत ने ये अहिंसा का चीज लोगों को पढ़ाया उस समय इजिप्ट भी हमारे साथ खड़ा था। तो एक बहुत ही पुराना रिश्ता बन रहा है। 1978 में भारत मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ, यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मिस्र ने भारत को मेडिकल सप्लाई भेजी। देखिए कितनी अच्छी दोस्ती है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सगे भाई की तरह एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। रेमडेसिविर दवा की 3 लाख डोज भी दी थी। इसके अलावा 2022 में अगर हम कहें तो भारत भी पीछे रहने वाला थोड़ा ही है। भारत ने मिस्र को 61,500 टन गेहूं भेजा, 61,500 टन गेहूं भेजा, और हम आगे भी भेजेंगे। अगर हमारा दोस्त भूखा रहेगा तो हम रोटी कैसे खा सकते हैं। हम जब वन फैमिली वन अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमारे परिवार का कोई सदस्य अगर भूखा रह जाए तो हम रोटी कैसे खा सकते हैं। तो यहां हम दोबारा भेजेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप पर मिस्र भारत का अहम व्यापार सहयोगी है। ये एक जानने और समझने वाली बात भी है कि अफ्रीका महाद्वीप पर, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर भारत का अहम व्यापारिक साझेदार मिस्र है। जिस तरह से चीन की नीति अफ्रीका महाद्वीप में लगातार बढ़ रही है, उस नीति को देखते हुए हमें मिस्र के साथ एक बड़ी साझेदारी को निभाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मिस्र को इस बात के लिए कन्विंस भी करना पड़ेगा कि वो चीन के वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है उससे अपने आप को विड्रॉ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए,
तो यहाँ तक का कंसेप्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं और भारत के प्रधानमंत्री की आगे की रणनीति क्या है और वो कहाँ किन किन क्षेत्रों में जाकर यात्रा कहाँ कहाँ की करने वाले हैं। इसका पूरा खाका आपको मिल ही गया होगा। तो एक बार फिर से वही सूचना कि भाई गुरुकुल बैच 2.0 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं गुरुकुल प्रीलिम्स भी शुरू हो चुका है। ये एक कंसेप्ट है, ऑनलाइन बैच है गुरुकुल प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स फोकस्ड बैच है। जो लोग चाहते हैं उसमें एडमिशन लेना वो इंक्वायरी के लिए जो आपके स्क्रीन पर जो सूचना पट्टिका संचालित हो रही है, चलायमान है, चल रही है, उस पर कॉल कीजिए और बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गुरुकुल बैच आप क्लासरूम भी ले सकते हैं जो कि आपके सामने है। 3 जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो आज का न्यूज़ था, आज का जो एक टॉपिक था, उसको लेकर आपके क्या अपने विचार हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इजिप्ट और भारत के रिश्तों के विषय में आप क्या सोचते हैं इस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट आप सभी के बहुत अच्छे क्लियर होगा। तो मेरे साथ हर रोज रात 9 बजे ओरजांग टाइम्स पर बने रहें और शेयर कर दें सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े कि हम और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर आ सकें, ताकि आर्थिक रूप से जो आर्थिक समाचार हैं उनको पर भी हम लोग चर्चा, एक डिस्कशन कर सकें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जिंदाबाद रहें। तब तक के लिए जय हिंद।